नमस्कार दोस्तों। अस्तित्ववादी या अस्तित्ववाद भौतिक जगत में एक लोकप्रिय विचारधारा थी। इसने विश्व युद्ध में संस्कृति, राजनीति और कला और साहित्य को भी प्रभावित किया। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि अस्तित्ववादियों ने इसे अपनाने से मना कर दिया, मतलब इसे मानने से ही मना कर दिया। ठीक उसी प्रकार आज यूरोप जिस तरीके से एक बैक हैंड से इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो यूएस के कहने पर हो या नाटो को लेकर कोई चिंता हो, बस वहाँ भी एक ऐसी ही विचारधारा पनपने की बात है ही। तब भी यूरोप प्रभावी था अपने विचारधारा को लेकर, आज भी यूरोप प्रभावी है अपनी विचारधारा को लेकर। तब भी उसी टाइप विचारधारा की किसी प्रॉफिट कंपनी को पकड़ा जाए, आज भी उसी किसी प्रॉफिट कंपनी को पकड़ा जाए। मतलब आखिर ईरान को पता था वेस्ट का हाथ और युद्ध का आसार केवल ब्रिटेन और ईरान पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि पश्चिमी ईरान रिलेशन पर भी पड़ेगा। आखिर वो बात लाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ईरान जो बात लाने की कोशिश कर रहा था वो यूरोप धीरे धीरे बताने में खुद सफल रहा। IRGC को जब से ये एक आतंकी संगठन माने और साथ ही साथ अपने संसद में भी ये पेश किए, तो उसमें भी ये दिखा कि IRGC को जो सपोर्ट करेगा उनको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा, आतंकवादी कैटेगरी में। मतलब ईरान के एक सपोर्ट में यूरोप डायरेक्ट एक अपना पक्ष रख रहा है और उस पक्ष में इजराइल और अमेरिका को रख रहा है। इसलिए ईरान ठहराया वेस्ट पर युद्ध की जिम्मेदारी, क्योंकि यूएस इजराइल की पॉलिसी का समर्थन वेस्ट ने किया। यूरोप में हमलों की पर्याप्त आलोचना ही नहीं की, यूरोपीय देशों ने ईरान पर सैंक्शन लगाए और कुछ मामलों में इजराइल के आत्मरक्षा की बात भी की। मतलब आप एक युद्ध से इतना ही नहीं, आप युद्ध को बढ़ावा भी दे रहे हैं, ये कहना ईरान का है। इसलिए ईरान के अनुसार यूरोप भी राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से इस संकट के लिए जिम्मेदार है। ये बयान आया तब जब IRGC के आतंकी संगठन घोषित करने का फैसला किया। मतलब यूरोप ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने का निर्णय ले लिया है। यूएस सार्वज स्टेट पर अधिक नियंत्रण करने की बात कर रहा है। ये बात चाहे कितनी भी अलग जाए, कितनी भी दूर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आज अमेरिका जिस मुकाम से 2016 से पहले था, उस मुकाम से 2016 के बाद, मतलब ट्रंप के आने के बाद सब बिखरता दिख रहा है। आखिर इतना ही नहीं, जब से आए एक माइक्रो लेवल पर बांटा गया, ईरान पर पश्चिमी देशों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, ये तो बात है। लेकिन उसके साथ साथ और भी जो समर्थित देश हैं उन पे भी लगातार बढ़ रहा है, और उन समर्थित देशों को
चाहे पहले से एक मित्रवत व्यवहार हो या नए जो बन रहे हैं इजराइल के नए मित्र, या जो बन रहे हैं वो इजराइल को अपना नया मित्र मान रहे हैं, गाज तो उन पे भी गिर जाएगी, क्योंकि ईरान की लड़ाई और हार्मुज की इच्छा किसी से वाकिफ नहीं रहेगा। अमेरिका राष्ट्रपति मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद जब उन्होंने कहा कि अमेरिका स्टेट ऑफ हार्मुज की सुरक्षा और संचालन की जिम्मेदारी ले सकता है, तो इतना कहने पर ईरान ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी और इस पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किसी और को अधिकार किया नहीं जाएगा। यानी वेस्ट में चाहे अमेरिका को लें या यूरोप को, और मिडिल ईस्ट में इजराइल को लें, और भी आसपास के देश जो या तो अमेरिका के विचारधारा पे चलते हैं या अमेरिका और इजराइल के साथ रहना खुद को एक बड़ा समझते हों, क्योंकि इस युद्ध और इस संघर्ष का गाज सिर्फ एशिया और एशिया के किसी विशेष क्षेत्र पर पड़ेगा नहीं। हर सेक्टर और हर विभाग, हर नागरिक, चाहे वो किसी देश का हो, पढ़ने वाला है। जब से ट्रम्प एक बहकी बात कि 20% टैक्स अमेरिका लेगा, आप अभी उस क्षेत्र में कोई काम किए नहीं जहां आपको एक बढ़त मिले। रही बात कुछ भी बोलने और अपने एक प्रभाव को बनाने में, कुछ भी बोल जाते हैं जो वास्तविकता से काफ़ी हटके होता है, और जो आए दिन इजराइल के द्वारा यूरोप को एक टॉर्च किया जाता है कि आप एक देश को नहीं संभाल पा रहे हो, वो भी सिर्फ विचारधारा को संभालना है या रोकना है। हम तो देखो साथ साथ फ्रंट पे ही लड़ रहे हैं। मतलब इस वार्ता में जो हाल ही में रोम में हुए, इसके कई उद्देश्य जो जून के अंत में फ्रेमवर्क में समझौता लागू हुआ था, उस समय के उद्देश्य आज भी लागू करने का रोम में, मतलब इटली की राजधानी में हुआ था। आज जो कल नहीं परसों हुआ था, दक्षिण लेबनान से इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी का रास्ता, मतलब दक्षिणी लेबनान से इजराइल को वापस किया जाएगा। मेन मसला तो इजराइल का ही है जो वापस होना नहीं चाहता, और हिजबुल्लाह कहता है ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हम अपने मेहनत और अपने लगन से जब बहुत कुछ को छुड़ा दिए तो ये क्या है। बातचीत में मुख्य मुद्दे जो जून में हुए कि लेबनान चाहता है इजराइल दक्षिणी लेबनान के कब्जे वाले इलाके से पीछे हटे। लेबनान तो चाहता है, पर लेबनान खुद कर भी सकता है। यूएस और इजराइल चाहते हैं कि हिजबुल्लाह तथा अन्य सशस्त्र समूहों साउथ लेबनान में हथियार छोड़ दें, जो कि असंभव है, क्योंकि हथियार ही वह अपना मुख्य बातचीत का तरीका रखा है। क्योंकि बातचीत में चाहे वो 26 फरवरी 2026 या 28 फरवरी 2026 को बात रखा जाए, इजराइल बातचीत में वार किया है जिन इलाकों से इजराइल हटेगा वहां लेबनानी सेना सुरक्षा संभालेगी।
मतलब इस बात को ऐसे रखा गया कि इजराइल को अब हटना ही पड़ेगा, या तो हटे या तो मिटे। मिटे कहना थोड़ा जल्दी बात हो सकती है, लेकिन या तो हटे या तो सामना करे। और लास्ट मॉडल जो दिया गया इस समझौते में वो था पायलट जोन मॉडल। पहले कुछ भी सीमावर्ती क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू कर सकता, मिलने पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यूएस और इजराइल अपनी पीछे मतलब अपने अपने को पीछे तो किए, इसलिए हिजबुल्लाह अपने निरस्तीकरण का विरोध किया। आप मतलब यूएस और इजराइल आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे, हमारा हथियार आप रखवाने की प्रस्ताव रखेंगे, मतलब आप थोड़ा हटेंगे और हमारा हथियार रखवा देंगे। बाद में फिर आप हमला करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे, तो फिर आप कोई समझौता लेकर आ ही जाएंगे। वो समझौता उसी क्षेत्र में किया जाएगा जिसके और जिसके लोग कभी एक उस विचारधारा को माने ही नहीं कि किसी भी संघर्ष में दोनों पक्ष का सुना जाना चाहिए, लेकिन विश्वास दोनों पक्ष को में से सही दोनों पक्ष के सही बात में से होनी चाहिए। मतलब यूएस और इजराइल को अधिक मामलों में असंतोष लगा जब हिजबुल्लाह ने बोला कि हम अपना हथियार तो छोड़ने के लिए रेडी हैं नहीं, क्योंकि आपने कई बार ऐसे ऐसी बात कहकर हम पे युद्ध किया है। लेबनान की आंतरिक राजनीति भी हिजबुल्लाह से छोटी पड़ रही है। लेबनान के कुछ नेताओं जो यूएस के पाले में हैं, मतलब प्रो इजरायली या प्रो अमेरिकन हैं, पर वहाँ के जो हिजबुल्लाह टीम है जो सरकार में भी है वो काफ़ी भारी पड़ रही है। बात इतने के इर्द गिर्द तो थोड़ा ही घूम रही है जितने कि इजराइल का उद्देश्य में छिपा है कि इजराइल की प्राथमिकता यह है कि उसकी सीमा पर हिजबुल्लाह का सैन्य खतरा कम हो। यही कहकर आज तक इजराइल ने हमास और गजा में लाखों सिविलियन को मारा गया और मारने के बाद उस देश के साथ रहा गया जिसने ह्यूमन राइट को काफ़ी बढ़ावा देता है। उस समय तो यूएन भी दिखा और उतना प्रभावी तो दिखा नहीं, लेकिन इसमें चुनौती तो इस प्रकार से आई कि लेकिन सरकार हिजबुल्लाह को पूरी तरह से चुनौती देने के लिए स्थिति में है नहीं। मतलब लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को चैलेंज कर नहीं सकती, क्योंकि संगठन का देश के भीतर भी मजबूत प्रभाव है। हिजबुल्लाह का लेबनान में काफ़ी मजबूत प्रभाव है, जिससे वो काफ़ी दबाव लेबनान सरकार दे नहीं सकती, चाहे वो लीडर उससे क्या इजराइल के गोद में हुई हों। ईरान की जो रणनीति है इसमें चाहे हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह से परेशान इजराइल और इजराइल के जो धोखाधड़ी से लड़ाई, उसमें भी यूएस का मिलना और यूरोप का विचार का सहयोग, इन सब से अगर इन सबको जोड़ा जाए तो ईरान काफ़ी भारी पड़ रहा है। ईरान हिजबुल्लाह को अपने सबसे वाइटल क्षेत्रीय सहयोगियों में से मतलब महत्वपूर्ण सहयोगियों में से मानता है। मतलब अमेरिका फेल होता दिख रहा है, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि इजराइल अगर हम पीछे हटें तो इजराइल का शायद कुछ होगा नहीं।
जो कि आज बहुत हो ही रहा है। मतलब इजराइल पता नहीं रह पाएगा या नहीं। ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों का प्रभाव सीमित नहीं कर सकता। ईरान जिस प्रकार से अपने एलआई को रखा है और एलआई को सहयोग में रखा है, वो फिर पीछे कर नहीं सकता। इस बात को भी यूएस और इजराइल बेखूबी से जान रहे हैं। क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाकर व्यापार और ऊर्जा मार्गों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाकर व्यापार और जितने एनर्जी रूट हैं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। एनर्जी रूट मतलब हार्मुज, कुछ भी कर लें, हार्मुज तो आपका और आपके पाले में जाएगा नहीं। अब ये संघर्ष एक नए चरण में आ गया है जब से अमेरिका ने 6-7 जुलाई वाले शिप पे हमले का बदला लिया। बदले में अमेरिका 2-3 शिप भी मारा जो ईरान के थे। ईरान कहीं बढ़ चढ़कर मारा भी और बात बता भी रहा है कि ईरान MOU के में बाधा नहीं रहेगा और यूएस इसे रिग्रेट करेगा। लास्ट पॉइंट बोला, द स्ट्राइक विल कंटिन्यू अंटिल आई से इट इज इनफ। मतलब स्ट्राइक जारी रहेगा जब तक मुझे पर्याप्त नहीं लगेगा। यानी अमेरिका का ये चाल भी बहुत हद तक असफल हो गया कि किसी देश पर यदि आर्थिक प्रतिबंध, नौसैनिक नाकेबंदी, सैन्य दबाव, कूटनीतिक अलगाव, उसमें क्षेत्रीय सहयोगियों को कमज़ोर करने की नीति किया जाए तो सबसे बड़ी चुनौती जो निकल के उस देश के लिए आती है कि वह देश आखिर में देश रह ही नहीं जाता है। अगर रह जाता है तो फिर से यूएस के गोद में ही आ जाता है। आखिर हार्मुज स्ट्रेट का मुद्दा फ्लैश पॉइंट में से एक बना है जिसका प्रभाव सिर्फ किसी पार्टिकुलर देश या पार्टिकुलर देश के किसी भाग पर होगा नहीं। इसका प्रभाव सभी देश पर होगा। अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रभाव में भारत के साथ साथ जापान और यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा भी इससे थोड़ी बहुत प्रभावित होगी, क्योंकि ईरान तो सीधे सीधे बेचता नहीं, पर हर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले शिप को जिस प्रकार से रोका गया है वो एशिया के साथ साथ यूरोप को, मतलब एशिया की अपेक्षा यूरोप को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। आखिर ट्रंप की लक्ष्य ही भटक चुके हैं, जिसमें इजराइल वास्तव में समय पर सेना हटाएगा, नहीं तो हिजबुल्ला खुद हटा ही देगा जिस प्रकार से सक्रिय है। दूसरा, लेबनानी सेना दक्षिणी क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर रही हैं। ये चिंताएं और ये एक्टिविटी देखकर वेस्ट और इजराइल के मन में कुछ तो बचा नहीं होगा कि अब तो करे क्या, क्योंकि संघर्ष तो यूएस और इजराइल के हाथों से जाती दिख रही है। 2016 में ट्रंप जब आए
तो उन्होंने माइक्रो लेवल पर इस तरह छानबीन करना शुरू किया कि आज यूएस के प्रत्येक नागरिक का रॉयटर्स ने जब डाटा जारी किया तो पता चला 70% अमेरिकी अपने देश को महान मतलब एक ग्रेट कैटेगरी में डाली मतलब डालने के स्थिति में शक में हैं और 64% अमेरिका का कहना है कि यहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं और 38% अमेरिका का कहना है कि अगले 250 साल में यूएस देश रह ही नहीं पाएगा। जिस रूल और जिस विचार को 2016 से ट्रम्प के रिजीम में जो बदलाव किया गया, क्योंकि यूएस के दो बड़े हथियार थे, एक किसी भी देश पर लोकतंत्र की धप्पे लगाना, दूसरा ह्यूमन राइट की धप्पे लगाना। ह्यूमन राइट के ही धप्पे में ईरान को लपेटा गया। इसने इन दोनों धप्पों से ही खुद के धप्पों को इतना बड़ा कर लिया कि इनकी छवि ही सॉफ्ट पावर इन्हीं के बल पे बनती थी, मतलब इन्हीं दोनों धप्पों के बल पे बनती थी, जो पूरा डूब गई। इनको अच्छे कामों के लिए और फायदे के लिए, अच्छे कामों के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपने फायदों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अपने अनुकूल रिजीम चेंज करवाना, जिस प्रकार से ईरान में हुआ था, और पासा इस प्रकार पलटा कि नेतन्याहू के हाथ से वार और पॉलिटिक्स दोनों जाते दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।